हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं जितेन मौर्य, रेस मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट पैकेज देंगे, यानी कि गेट माइनिंग 2021 के जनरल एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जो है जनरल एप्टीट्यूड को चालू किए हैं, वो चाहे CSIR वाले हों, एग्ज़ाम दे रहे हों, गेट वाले बच्चे हों, ठीक है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हों, उन सभी के एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन है, माइनिंग गेट 2021 का पहला सॉल्यूशन। 2 आइडेंटिकल क्यूब शेप डाइस ईच विथ फेस नंबर 1 2 6, उसको 2 लिया गया, सब में फेस पर नंबर क्या लिखा हुआ है जानते हो ना। डाइस के फेस पर टोटल 6 फेस होते हैं, तो उन पर कौन कौन से नंबर लिखे रहते हैं, 1 2 6 नंबर लिखे रहते हैं। इनको हम रोल करते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर इज रोल्ड आउट ऑन ईच डाइस, यानी कि जब हम 2 पासे को जब हम फेंकते हैं, ड्रॉ करते हैं साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक तुरंत अगर हम डालते हैं, ठीक है, 2 एक साथ कंटिन्यू डालते हैं, तो हमको ये पूछ रहा है कि उन फेसों पर, दोनों फेसों पर इवन नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कि डाइस में एस कितने, एक साथ 2 डाइस फेंक रहे हो, कितने, इन 2 डाइस, जब आप 2 डाइस फेंकते हो, 2 डाइस, इन 2 डाइस में जो एस बनता है वो पेयर कितने होते हैं, ऐसा बनता है ना, 1 1 वाला, 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फर्स्ट डाइस पे ऐसे, फिर 1 5 एंड 1 6। इस तरह से पहले वाले पासे पर 1, सेकंड पासे पे 1 1 और 2 1 3, इस तरह के नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। और कौन सी पॉसिबिलिटीज है, तो इस तरह से आप 2 1 वाला भी हो सकता है, 3 1 वाला हो सकता है, 4 1 हो सकते हैं, और 5 1 हो सकता है, और 6 1। ये जो है आपके इस तरह से नंबर 6 टाइप के टोटल 36। अगर आप इसको काउंट करते हो तो NS कितना मिलेगा, 36, जो कि 10+2 क्लास में पढ़कर आए थे। तो ये जो है बोल रहा है कि टोटल हमको पता है कि भाई कितनी पॉसिबिलिटीज है, 36 तो है, लेकिन ये तो टोटल आने से कुछ भी आ सकता है, नंबर 1 2 1 3 ऐसे करके 36 पेयर आ सकते हैं। इनमें से रेंडमली उसने कहा है क्वेश्चन में कि ओनली दोनों पासों पर इवन आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, इवन कितने आ सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ इवन आने वाली प्रोबेबिलिटी मान लो A है, A में कौन कौन से नंबर आएंगे, जो इवन वाले हैं, ठीक है, इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज क्या है। तो फर्स्ट पासों पर एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 ऑड हो गया, यानी कि 1 वाले पूरे कैंसिल हो जाएंगे, एक भी नहीं आएगा, एक पे इवन नहीं आना है, दोनों पर इवन आना है। तो दोनों पर इवन आने के लिए पॉसिबिलिटीज 2 और 2 हो सकते हैं, 2 और 2 हो सकता है, 2 और 4 हो सकता है, 2 and 6 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ से हो गई। फिर जब आप देखोगे 3 से होगा नहीं, 4 से वाले होंगे कि 4 और 2 वाला हो सकता है, 4 and 4 रेंडमली आ सकते हैं, और 4 और 6 आ सकता है। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि 6 से भी, तो 6 और 2 वाले, 6 4 एंड 6 और 6, ये सारे जो है इवन है, बोथ डाइस, दोनों डाइस के फेस पर आपको ये इवन नंबर प्रोवाइड कर रहा है। देखिए 2 और 2 आ सकता है, 2 और 4, ये तो आप इनको काउंट कर लीजिए, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने आया, 9 आया। तो 9 आया तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, PA इक्वल होती है नंबर ऑफ A इवेंट्स और नंबर ऑफ टोटल्स इवेंट, ठीक है। तो A कितना है, 9 है, टोटल कितने हैं, 36 है, 9 4 जा 36, 1/4, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो PA की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4, यानी कि दोनों पासे पर, दोनों डाइस पर, फेस पर इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4, जो कि हम ऑप्शन से देखें तो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन D इज अ करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, और इसमें क्या लिखा है, 2 ऑपरेशन दिए हुए हैं, इसको आप जो पढ़ना है पढ़ सकते हो, बट ये दोनों ऑपरेशंस हैं, एक मैं इसको डायरेक्ट प्लस बोल रहा हूँ और डायरेक्ट सम डायरेक्ट प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। ये 2 ऑपरेशन दिए हुए हैं, और ये 2 नंबर्स P और Q पर इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि P और Q के बीच में अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब P माइनस Q करना है, और P और Q के बीच में डायरेक्ट सम का मतलब होता है P गुणित Q। ये होता नहीं है, इन जनरली इसने डिफाइन करके दिया हुआ है क्वेश्चन को कि ये अगर
अगर दो नंबर्स के बीच में ये वाला ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, तो आपको इन दोनों को बीच में हमको सेपरेट करना है। और डायरेक्ट सम की ये प्लस का मतलब क्या हो रहा है, हमको दोनों नंबर्स के बीच में प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये 9 है, ये वाला प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट हटा दो तो क्या लगाते हैं, माइनस, ये लगा दिया माइनस। ठीक है, माइनस लगाने के बाद यहाँ पर आ जाओ ब्रैकेट, 6 और 7 के बीच में डायरेक्ट सम है, और डायरेक्ट सम का मतलब क्या होता है, गुणित करना है, प्रोडक्ट करना है, तो 6 × 7 हो जाएगा। फिर ये बॉक्स बंद कर दो, यहाँ पर फिर से माइनस लगा दो अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन, और 7 इनके बीच में गुणा लगा दो प्रोडक्ट, और इनके बीच में माइनस लगा दो। जैसा क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके हिसाब से आप सॉल्व करोगे। तो ये देख सकते हो 9 माइनस 6 7 जा 42 माइनस 7, और ये आपका कितना हो गया, आपका 1 हो गया। तो ये आपका ऑपरेशन कितना हो गया, 9 माइनस 42, ठीक है, 9 माइनस 42 माइनस 7, तो 9 में से 7 गया, आपका कितना हो गया, तो 9 माइनस 7 करोगे तो 2 आएगा, 2 माइनस 42 करोगे तो ये जो है माइनस का 40 देगा। अगर हम ऑप्शन से बात करें तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा, माइनस का 40 इज अ करेक्ट आंसर। माइनस 40 क्या है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या लिखा हुआ है, 4 पर्सन है, 4 पर्सन, 4 पर्सन P, Q, R and S are to be seated in a row R। एक रो R में जो है, मतलब एक रो में ये सारे के सारे कैसे हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है, P, Q, R, S। और R के बारे में क्या लिखा हुआ है, R should not be seated at the second position from the left end of the row। किसी भी जो रो है, रो का जो स्टार्टिंग का लेफ्ट है वहां से वो सेकंड पोजीशन में कभी भी नहीं बैठता। कौन, R के बारे में इसने मेंशन कर दिया कि R जो है लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पर कभी नहीं बैठता है। फिर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, आपको डिस्टिंक्ट सिटिंग अरेंजमेंट्स पॉसिबल कितनी होगी, तब आपको डिस्टिंक्ट सिटिंग पॉसिबिलिटीज फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 4 आप क्या बना लीजिए, एक रो में 4 सीटिंग के लिए व्यवस्थित कर दीजिए। ये लेफ्ट है, ये राइट होता है। R के बारे में मेंशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। पोजीशन है, उसने बोला है कि R यहाँ पर कभी नहीं आ सकता। R नेवर बी सीटेड इन सेकंड रो फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से सेकंड रो में कभी भी R सीट नहीं कर सकता। इसका मतलब R फिर यहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, या फिर यहाँ पर हो सकता है। तो मैं बोलूँगा पॉसिबिलिटीज ऑफ R के शिफ्ट करने के कितने वे हैं, R की पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई बैठने की, 1 2 3 कितने हो गए, 3 वे। इनके 3 वे हो चुके हैं। R को बैठने के कितने तरीके हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब बचता कौन है, हमारे पास कितने आदमी थे, P, Q, R, S, ऐसे 4 थे। अब R तो यहाँ पर आएगा नहीं, मतलब R के तो यहाँ 3 जगह स्लॉट हैं, तो 3 तरीके से इन्हें बैठाया जा सकता है। अब डिस्टिंक्ट की बात कर रहा है कि इन्हें जो सेटिंग कराओगे वो मैच नहीं करना चाहिए कभी भी। इसका मतलब R को एक जगह सेट कर दिया, मान लो मैंने R को यहाँ बैठा दिया, सपोज करो मैंने R को यहाँ बैठा दिया, तो R का जगह तो फिक्स हो गया, लेकिन अभी भी मेरे 3 जगह खाली है। तो अब P की बारी आई बैठने की, तो P यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ तो हो नहीं सकता। तो मैं बोलूँगा पॉसिबिलिटीज, ठीक है, पॉसिबिलिटीज ऑफ P के सीट करने की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, ये सीटेड हैं, ठीक है, सीट करने के P की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, अभी भी 3 वे हो गया। इनके भी बैठने के 3 तरीके, क्यों, क्योंकि R यहाँ जब बैठ जाएगा तो फिर यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है और यहाँ पर खाली है, तो 3 अभी भी जगह खाली, इसलिए P जो है, या P ही नहीं, यहाँ से कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हो। उसको बैठने के कितने तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं। लेकिन सपोज करो P यहाँ बैठ गया, अब P यहाँ बैठ गया तो अब कितने जगह स्लॉट खाली दिखाई दे रहा है, कितने जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर R तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब ये एक जगह खाली है, ये जगह खाली, 2 जगह खाली है। तो अगर मैं बोलूँ पॉसिबिलिटीज ऑफ Q की बारी कितनी होगी, तो Q के बैठने के तरीके कितने, 2 ही जगह तो खाली है, तो 2 ही तरीके हो गए, इनके 2 तरीके हो गए। बच गया कौन, एक S की पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी, फिर 1 वे, क्योंकि उनके पास एक ही जगह खाली बैठेगा कहीं भी। तो टोटल कितने वे हो गए, तो टोटल जो है पहले का कितना था, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3 × 3 × 2 × 1, 3 × 3 × 2 × 1, 3 3 9 × 2 18।
18 तरीके से इन्हें आप बैठाया सकते हो, 18 तरीके से। अगर हम ऑप्शन से बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, वेरी लार्ज क्वेश्चन लग रहा है, बट ये क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे इजी तरीके से तो ये चुटकियों में हल हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। ऑन अ प्लेनर फील्ड, एक प्लेनर फील्ड है, यू ट्रेवल्ड 3 यूनिट्स, आपको ट्रेवल करना है 3 यूनिट ईस्ट, 3 यूनिट कहाँ? ईस्ट, फ्रॉम अ पॉइंट ओ, एक पॉइंट ओ से स्टार्ट करते हुए ईस्ट की ओर जाना है 3 यूनिट्स। अब वो 3 किलोमीटर हो सकता है, 3 मीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसने 3 यूनिट्स कहा है, तो कोई भी यूनिट्स हो सकता है, ठीक है। और फिर बोल रहा है नेक्स्ट, यू ट्रेवल्ड 4 यूनिट साउथ टू अराइव एट पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट पी की ओर आने के लिए उसने साउथ से कितना ट्रेवल किया? 4 यूनिट, ठीक है। देन यू ट्रेवल फ्रॉम पी इन द नॉर्थ वेस्ट, तब फिर वहां से उसके बाद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसने गया, वो भी एट पॉइंट जो मेन पॉइंट था वो वहां से वो 6 यूनिट माना जाता है। फिर नेक्स्ट यू ट्रेवल इन द नॉर्थ वेस्ट, फिर वहां से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसने गया, और सो दैट यू वहां का पॉइंट जो है पॉइंट क्यू से कितना है? 8 है, 8 यूनिट है। फिर बोल रहा है नॉर्थ ऑफ, जो पॉइंट पी से कितना डिस्टेंस है? 8 यूनिट्स का है। फिर आपको बताना है कि जो डिस्टेंस है पॉइंट क्यू का, कहाँ से? ओ से, इनके बीच का जो है डिस्टेंस है वो कितना होगा? सेम यूनिट में 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ के धीरे धीरे एक एक पैराग्राफ, एक एक टॉपिक को अपन क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कहाँ होता है, ठीक है। ये है आपका डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस फॉर्म में ये रहते हैं, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हमको यहाँ से मैंने ग्राफ को ड्रॉ करना चालू किया। ये है हमारा कोई ग्राफ, ये इसको मैंने क्या नाम दे दिया? ओ पॉइंट दे दिया। क्वेश्चन को एक बार रीड करना पड़ेगा भाई। ऑन अ प्लेनर फील्ड यू ट्रेवल्ड 3 यूनिट, आपने 3 यूनिट गया कहाँ? ईस्ट की ओर, फ्रॉम पॉइंट ओ, बस यहाँ से उसने 3 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर किया। ये जो है 3 यूनिट्स का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 3 यूनिट। और इस पॉइंट्स को, इसको क्या नाम दिए? वो चीजें बताया क्या कि वो पॉइंट ओ है, ठीक है। वहां से, हाँ, उसका कोई पॉइंट नहीं दिया, बोल रहा है कि उसने 3 यूनिट बस कहाँ गया? ईस्ट की ओर गया है। चले नेक्स्ट क्या पॉइंट बोल रहा है कि नेक्स्ट यू ट्रेवल 4 यूनिट साउथ टू अराइव एट पॉइंट पी, यानी कि उसे पॉइंट पी की ओर जाने, साउथ की ओर उसने अराइव किया, है ना। मतलब बोल रहा है कि वहां से उसने साउथ की ओर गया, यहाँ से इसने, अब साउथ कहाँ होता है? नीचे, यहाँ से पॉइंट यहाँ कहीं पी है, बोल रहा है यहाँ कहीं पी है, पी की ओर आने के लिए उसने 4 यूनिट के डिस्टेंस को कवर करता है, 4 यूनिट डिस्टेंस साउथ की ओर, ठीक है। साउथ की ओर आने के लिए उसने 4 यूनिट्स की जो है ट्रेवल किया है। फिर क्या बोला इसमें? ट्रेवल करता है। उसके बाद देन यू ट्रेवल्ड फ्रॉम पी, आपने फिर पी से स्टार्ट किया ट्रेवलिंग, और कैसे करता है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसने गया, ये गया, और जिस पॉइंट पे पहुंचता है वो बोलता है ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है। देखिए इसने लिखा हुआ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसने गया, सच दैट कि यू अराइव एट, जिस पॉइंट पर आप पहुंचते हो वहां से डिस्टेंस कितना है? 6 है। कहां से? ओ से। ओ से उनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर की बात करो तो ये कितना डिस्टेंस कवर है? ये 6 डिस्टेंस का होता है। तो इसका मतलब यहाँ से 3 है, तो फिर यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा भाई? ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट यू, फिर आपने ट्रेवल किया कहां पर? इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और सो दैट यू अराइव एट पॉइंट क्यू, आप बिंदु क्यू पर पहुंच जाते हो। और इसने बोलता है कि यहां से आपने ट्रेवल चालू करता है और जिस पॉइंट पर पहुंचता है वो जो है क्यू पॉइंट है, और दैट इज, वो जो है 8 यूनिट है, कहां से? नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। यानी कि नॉर्थ पी से उसका डिस्टेंस कितना है? बोल रहा है 8 है। यानी कि पी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भाई? टोटल 8 है। तो यहाँ तक का 4 दिया हुआ था, ये तो 6 है, ये वाला आपका डिस्टेंस जो है 6 का डिस्टेंस है, ये 4 है, तो फिर ये भी 4 है, क्योंकि टोटल बोल रहा है पी से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक का 4 था, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
फिर क्या बोलता है क्वेश्चन में, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q, उस पॉइंट Q का डिस्टेंस कहाँ से, O से कितना होगा। यानी कि आपको ये चीजें बतानी थी कि भैया मेरे यहाँ से ये O से इसका डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। O से P का डिस्टेंस, O से Q का डिस्टेंस कितना है। तो अरे भाई जब O से इसका डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है तो ये तो दिख रहा है एक ट्रायंगल अपने आप में, ये दिख रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये पाइथागोरस यूज कर सकते हो भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल कितना आएगा, ओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रूट ओवर में डायरेक्ट निकाल लो इसको, तो डायरेक्ट कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे, यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से इतना 4 है, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। तो कितना होगा ये 9 प्लस 16 और 16 9 25, 25 का 5 हो जाएगा कौन, ओ क्यू। यानी से ओ क्यू का डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 5 डिस्टेंस हमारा रखता है। ऑप्शन से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये एक शेप है पी क्यूब आर एस है और ये एक शेडेड एरिया है जिसमें यहाँ पर इसका एक स्क्वायर बना के दिया हुआ और जिसका जो है रेडियस कितना है आर है, साइड है उसका कितना दिया हुआ है आर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन द फिगर शो अबव पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, मतलब बोल रहे ये जो एक फिगर दिख रहा है ये इसमें एक पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है और द शेडेड पोर्शन इज द फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल्स, यानी कि दो सर्कल्स का इंटरसेक्शन है ये, ठीक है, ये दो सर्कल्स हैं उनका ये इंटरसेक्शन है शेडेड एरिया विद द रेडियस इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जो इसका रेडियस है उसका रेडियस किसके इक्वल है, साइड है किसके, पी क्यू आर एस के साइड के इक्वल है। और ये जो सेंटर एस और क्यू मानते हुए, एस और क्यू को सेंटर मानते हुए उसने एक सर्कल खींचा है और उनका जो है इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो इन्होंने बनाया है शेडेड एरिया में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट एनी पॉइंट पिक्ड रैंडमली, आपको कोई भी पॉइंट रैंडमली पिक करनी है और उस पॉइंट के इस जो शेडेड एरिया में होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, बस यही बोला है। लिखा हुआ है द विदिन द स्क्वायर फॉल्स इन द शेप्ड एरिया इज, उस शेप एरिया के अंदर में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उस पॉइंट के, मतलब आप रैंडमली कोई भी पॉइंट पिक करते हो उस पॉइंट के शेडेड एरिया में होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी उसकी फाइंड करनी थी। और ऑप्शन दिया हुआ है 4 - π/2, 1/2, π/2 - 1 और π/4 है। चलिए बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले तो आप एक स्क्वायर दिया हुआ और स्क्वायर के एरिया हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं बोलूँ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया कितना होता है भाई, ये स्क्वायर का एरिया हो गया आर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है तो टोटल स्क्वायर का एरिया कितना ए इंटू ए यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको और क्या बोल रहा है, ये एक रेडियस है, देखिए रेडियस कितना है आर का बनाते हुए एक सर्कल है। अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करो, यहाँ से एक सर्कल दिया हुआ है तो हमको क्या करेंगे, ये सर्कल का कौन सा, जैसे क्वाड्रिलेटर होता है ये 4 हिस्से होते हैं, तो सर्कल का देखोगे ये चौथा हिस्से का एक हिस्सा है, ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा जो है एक सर्कल का इन क्वाड्रिलेटर का एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आने वाला है एक हिस्सा है, सर्कल का 1/4 हिस्सा है, ये 1/4 एरिया है, ये पूरे सर्कल का ये 1/4 एरिया होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसका एरिया निकालेंगे। तो सर्कल का एरिया हम जानते हैं, सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है πr², लेकिन ये 1/4 एरिया है, एरिया ऑफ PRS का एरिया कितना होगा, तो 1/4 ऑफ सर्कल का एरिया πr²। सर्कल का एरिया कितना होता है πr² होता है, वो उसका 1/4 एरिया हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक सेकंड सर्कल की बात करूं, ये बनाया क्वाड्रिलेटर और यहाँ पर उसने एक सर्कल बनाया ये वाला एरिया, ऐसे सर्कल का ये वाला एरिया बना है। ठीक है, तो हमको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो भी क्या बनेगा, तो इसका एरिया का नाम देख लो क्या है, एरिया का नाम जो है आप डायग्राम से देख सकते हो PRQ, ये पूरा एरिया, तो क्या बोलूँगा एरिया ऑफ PRQ है ना, तो एरिया ऑफ PQR इसका भी कितना होगा 1/4 टाइम्स πr²। सर्कल के एरिया का ये भी 1/4 एरिया है। वो जो बनाया है ये जो एरिया है स्क्वायर बना था, स्क्वायर का ये वाला एरिया पूरा और ये वाला एरिया पूरा हमने निकाला है। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो ये कंप्लीट एरिया आएगा, लेकिन ये 2 बार काउंट हो गया है, तो मैं बोलूँगा टोटल एरिया भी कितना हो जाएगा, यहाँ से
टोटल एरिया जो है आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये जुड़ के कितना हो जाएगा 2/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल होकर 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब ज़्यादा एरिया ये वाला गया, क्योंकि इसको जो है हम लोग बीच वाले को डबल वन काउंट किया, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने इसको 2 बार काउंट किया है। 2 बार काउंट कर दिया है तो टोटल के एरिया में से, यानी कि अब ज़्यादा कौन है, स्क्वायर का एरिया नहीं है, ये टोटल एरिया ज़्यादा हो गया। तो मैं क्या करूँगा, शेडेड एरिया, अगर मुझे शेडेड एरिया कैलकुलेट करना हो, शेडेड एरिया, तो क्या करूंगा, ये जो 1/2 पाई आर स्क्वायर आया है इसमें से मैं स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दूं, क्योंकि ये स्क्वायर का एरिया तो सिर्फ एक बार होता है। हमने इसको क्या किया, ये भी तो टोटल एरिया, लेकिन बीच में 2 बार काउंट हुआ है, इसका मतलब ये ज़्यादा बार हो गया, ये मैक्सिमम हो गया किसके, स्क्वायर के एरिया से। तो इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आ जाएगा, पाई/2 - 1, और बाहर में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये शेडेड एरिया का निकल गया। फिर हमको क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए जो इस पॉइंट पर हो, तो इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी होने के लिए, तो इसका एरिया अपने को मालूम है और टोटल कितना है हमको पिक करना है इस पूरे स्क्वायर में से। तो टोटल मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी पाई/2 - 1 बाहर आर स्क्वायर, और टोटल में से, टोटल कितना था, टोटल तो किसका स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना है, आर स्क्वायर। तो टोटल आर स्क्वायर में से ये शेडेड एरिया के पॉइंट में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल बोल सकते हो पाई/2 - 1, ये हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो है शेडेड एरिया से पॉइंट के पिक होने की प्रोबेबिलिटी बताता है। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन से देख सकते हो पाई/2 - 1 इज अ करेक्ट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इन एन इक्विलेटरल ट्रेंगल PQR, यानी कि एक ट्रेंगल है जिसको, कौन सा ट्रेंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रेंगल दिया हुआ है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल उस ट्रेंगल को बोलते हैं जिसकी और ईच साइड की लेंथ कैसी होती है, सेम होती है, यानी कि सभी साइड इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल। फिर क्या बोल रहा है, जो साइड PQ है, एक साइड का जो PQ है उसको डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि उस साइड PQ की लेंथ को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो साइड QR है उसको डिवाइड करना है 6 इक्वल पार्ट्स में, और साइड PR है उसको डिवाइड करना है 8 इक्वल पार्ट्स में। फिर बोल रहा है द लेंथ ऑफ ईच सब डिवाइडेड पार्ट्स इन सेंटीमीटर, वो जो है सभी कुछ सेंटीमीटर में है, और कैसे हैं, इज एन इंटीजर, यानी कि आप जो उसको डिवाइड कर रहे हो वो एक इंटीजर में आता है। द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्रेंगल PQR पॉसिबल इन सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि तो उस वक्त उस ट्रेंगल की एरिया कितनी होगी, और वो भी कौन सा मिनिमम एरिया बताना है, मतलब हमको वो खुद को ही हमको ही चूज करना है कि हम सबसे छोटा से छोटा ऐसा कितना एरिया वाला ट्रेंगल लें कि जो है उसको 6 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर दें, 4 इक्वल पार्ट्स और 8 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इसका एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो एक ट्रेंगल उठाइए, ये मैंने लिया एक ट्रेंगल, ये कौन सा ट्रेंगल है भाई, ये इक्विलेटरल ट्रेंगल में है, ठीक है। कौन सा ट्रेंगल है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है। ये देखिए इक्विलेटरल ट्रेंगल की खास बात क्या होती है कि जो है इसकी जो साइड है वो सभी कैसी होती है, वो सेम होती है। तो ये मैंने ले लिया इक्विलेटरल ट्रेंगल। उसके बाद जो है आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है कितने, ये वाला मान लो इसको नाम दे दिया मैंने PQR, बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि PQR ऐसा एक ट्रेंगल ले लिया है। उसके बाद इसको इक्वल कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो सेम लेना है, सेम लेंथ का लेना है। तो PQ को मैंने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भाई, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिख रहा है ये वाला पॉइंट यहाँ तक, मान लो इसकी लेंथ कितनी है, x1 है, ये भी x1 है, x1 है, ऐसे ये ईच लेंथ कितनी ले लिया मैंने, x1 ले लिया, मान लिया कि वो x1 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि PQ जो साइड है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर क्या बोल रहा है, QR को 6 इक्वल में, QR ये है, इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ से मान लो 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, मान लो ये जो है 6 इक्वल पार्ट्स में है, ये वाला लेंथ जो है 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने।
उसके बाद ये वाली साइड जो पी आर है इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने? 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सपोज करो इसको 8 इक्वल देना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 या 8 ऐसे 8 टुकड़े करने हैं और सभी की लेंथ कितनी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बात आई समझ में? यहाँ तक आप लोग को आ गया होगा समझ में। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसकी ईच लेंथ की साइड भी नहीं दी हुई है। मैंने क्या सपोज किया, मान लिया कि भाई जो है पी क्यू साइड कितना है? x है, x सेंटीमीटर। मैंने मान लिया पी क्यू है। अब पी क्यू ही नहीं, क्यू आर भी x होगा, पी आर भी x होगा। क्यों? क्योंकि जो है ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ईच साइड की लेंथ सेम होती है। और इन टुकड़ों को मैंने x1 मान दिया, यहाँ वाले टुकड़े को y1 नाम दे दिया, ये वाले टुकड़े को z1 नाम दे दिए। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ, अगर मैं बोलूँ लेंथ निकाले, बताइए लेंथ या लेंथ ऑफ x1 का अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे? इन छोटे छोटे x1 को 4 बार ऐड करोगे, 4 टाइम x1 करते हो तो वो जो है x मिलेगा। क्योंकि ईच लेंथ की साइड मैंने कितनी माना हुआ है? x सेंटीमीटर माना है और छोटे छोटे टुकड़ों की लेंथ कितनी मान लिया हुआ? x1 है। तो 4 टाइम x1 जब आप करोगे तो वो x मिलेगा। क्यों? क्योंकि PQ के लिए हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो यहाँ से मुझे x1 के लिए मिल जाएगी x का 1/4 हिस्सा। x का कितना हिस्सा? जो भी इस साइड होगी उसका 1/4 हिस्सा है ये, है ना। तो ये बता रहा है x1 की वैल्यू। सिमिलरली मैं y1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। y1 मीन्स ये छोटे टुकड़ों की लेंथ, तो ये इसको हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो हम बोल सकते हैं y1 कितना होगा? वो जो है x का 6 पार्ट है ना। तो हम उसको x/6 बोल सकते हैं। सिमिलरली ये जो छोटे टुकड़े हैं z1 की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं? इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे? ये जो z1 होगा वो z1 की लेंथ कितनी होगी? x का 1/8 पार्ट। ठीक है, 1 यानी कि x जो भी लेंथ लोगे उसका 8 पार्ट लिखना है। फिर अब हमको यहाँ से पता चल रहा है कि क्या बताओ भाई, इससे क्या? देयरफॉर x1 की लेंथ कितनी है? वो x का 4th हिस्सा है। y1 की लेंथ कितनी है? उस छोटे टुकड़े की लेंथ x का 6 टर्म है और z1 की वैल्यू कितनी है? x/8 है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? वो x आपको चूज करना है क्या? उस x की वैल्यू बताइए जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए। जो एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो 4 से 6 से और 8 से डिवाइड हो जाए, वो छोटा से छोटा नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा? तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर या फिर यूं कहें हम लेंथ ऑफ इसकी साइड अगर निकालना हो, लेंथ ऑफ साइड पी क्यू आर सबकी वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या कर लो? आप एलसीएम निकाल लो इनका। किसका? 4, 6 और 8 का। तो जो एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर हम बोल सकते हैं जो 4 से भी 6 से भी 8 से भी डिवाइड हो, वो एलसीएम ही होता है इसका। तो एलसीएम निकालोगे कितना आएगा? 4 और 6 8 का कितना हो जाएगा? 4 और 8 का तो 8 हो गया, 8 और 6 का 24 हो गया। इसकी कितनी मिल गई? 24 मिल गई। ठीक है, क्योंकि 24 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है और 8 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसको जो है हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और 8 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे समझ में आता है x की वैल्यू कितनी होगी? 24 होगी। अकॉर्डिंग टू हम लोग डायग्राम देखें, इस डायग्राम में यहाँ से लेके यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि पी क्यू कितना होगा? 24 होगा, क्यू आर भी कितना होगा? 24 होगा और P से R का भी 24 लेंथ होगा। ये सभी सेंटीमीटर में हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब ये तो मिल गया, तो अब हमको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। लेंथ मिल गया तो एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। तो एरिया क्या होता है बताओ भाई? एरिया जो होता है किसका? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है अंडर रूट में 3/4 x² होता है। साइड का स्क्वायर कर दो, ये फॉर्मूला होता है एरिया कैलकुलेट करने का। किसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? अंडर रूट में 3/4 को एज इट इज रखो। x की वैल्यू कितनी है हमारी? 24 है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 6 कितना आएगा? ये 4 से 24 का स्क्वायर करना है ना भाई, 24 का स्क्वायर करोगे तो 24 × 24, 4 से काटोगे 6 टाइम कटेगा, 6 × 4 करोगे तो 24 की 4 कैरी दो, 6 बार 13 14, 144√3 और सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। ये है इसका, सॉरी √3
कितना 144√3 सेंटीमीटर, ये इसका मिनिमम एरिया मिलेगा। अगर हम मिनिमम एरिया इतना ले तब वो जो है उसको उस साइड की जो लेंथ होगी उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स, 6 इक्वल पार्ट्स और 8 इक्वल पार्ट्स में हम साइड को डिवाइड कर सकते हैं। ये मिनिमम एरिया लेना पड़ेगा। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो कौन सा करेक्ट है, देख सकते हो ऑप्शन में देखें तो ये डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही था।